हम एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं। मैं तो बहुत आप गंभीर सोच चैलेंज सकते कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ। इस बार मैंने न्याय यात्रा निकाली, इसलिए इस बार मैं बार-बार कह रहा हूँ कि भाजपाइयों, तुम्हारी सरकार तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। तुम झूठे हो, लबार हो, मैंने लबार तक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। एक समय आएगा, आपके जो अग्निवीर निकल रहे हैं, ये सब अडानी वीर, अरमानी वीर होंगे। आपके पास एक मास्टर स्ट्रोक था, गैरसैंण को आपने राजधानी क्यों नहीं घोषित किया? रणनीति को एंटीसिपेट करने में एज ए लीडर फेल हुआ। आई फेल्ड। इसको सिंह साहब जरा सा गंभीरता से समझिए। मेरा गांव मेरा धन भी था आपका शायद। हाँ, मेरा गांव मेरा धन भी था, मेरी धन। और मेरा मैंने गांव मेरा तीर्थ क्या और हाँ, था, मेरा गांव सब में मेरा मेरा हाँ, बहुत था मेरा आपके गांव मेरा टाइम में। तीर्थ। वो मैंने बुजुर्ग योजनाएं लोगों के बची हैं लिए अभी आपको? योजनाएं बची हैं अभी? नहीं, इनमें से कुछ बची हैं, कुछ मर गई। 5 किलो राशन का कंसेप्ट बना दिया है कि सबको मुफ्त का राशन दे दो, सब लोग जो है मुफ्त का खाएं, वो धाकड़ है। और मैं खाली भागड़ बना फिर रहा। डिजर्विंग थे बट मौका नहीं मिला। आपको महसूस हुआ था ऐसा कभी? कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आपकी अगली कोई महत्वाकांक्षा? मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि एक बार मेरे जीवन काल में कांग्रेस सत्ता में आ गई, क्योंकि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के, ऐसे नेता के तौर पर मरना नहीं चाहता कि जिसके बाद लोग कहें कि आज जहाँ गया वहाँ कांग्रेस सूख गई। कि लोग आपको किस रूप में याद करें? एक स्ट्रगलर के रूप में, एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में, जिसने कठिनाइयों के साथ समर्पण नहीं किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूं जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही जबरदस्त राजनेता हैं। मुख्यमंत्री रास्ते का एक पड़ाव है, लेकिन उसके पहले का नेतृत्व और बाद का नेतृत्व, यह जिंदगी का वो आयाम है जहां उत्तराखंड की उत्तराखंडियत भरता है, जहां स्थानीय अधिकार की चिंता जताता है और जहां सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्थानीय सरोकार के लिए एक प्रतिनिधि का प्रतिबिंब विकसित करता है। जी हाँ साथियों, मैं आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के साथ इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ और इस कार्यक्रम का आज का भाव है उत्तराखंड का गवर्नेंस। गवर्नेंस एक ऐसा शब्द है जिसमें हम केवल सरकार सत्ता की बात नहीं करते, बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही उन व्यवस्थाओं की भी चर्चा करते हैं जो अंतिम व्यक्ति तक सुकून पहुंचाना चाहती हैं। उत्तराखंड 86% पहाड़ से घिरा है, बाकी हिस्सा मैदानी है, 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, खेती सिकुड़ रही है और तरह तरह का अन्य समस्या, मसलन पलायन, रोजी रोजगार की समस्या, शिक्षा चिकित्सा की समस्या, समावेशी विकास के साथ एक संतुलन प्राप्त करने की जद्दोजहद से बाहर नहीं निकला है, हालांकि इसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से, हालांकि मैं पूर्व मुख्यमंत्री कई बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा बातचीत का दायरा उत्तराखंड है और आप 3 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। 14 से 17 का टेन्योर आप देख सकते हैं। तो इस नाते इनकी दावेदारी, इनका अधिकार, इनका कर्तव्य सब कुछ सुनिश्चित होता है कि उत्तराखंड की परिस्थितियों को बेबाकी से बताएं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और उत्तराखंडियत सवाल की जो मेरी शुरुआती पहलू है, उत्तराखंडियत के आप प्रतिनिधि हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत किताब भी विमोचन किया था। उस विमोचन में सौभाग्य से मुझे भी जाने का अवसर मिला। आप उत्तराखंडियत से अपनी यात्रा को संक्षिप्त में बताते हुए फिर हम अगली कड़ी में आपको ले चलेंगे। क्या पाना चाहते हैं उत्तराखंडियत के तहत? देखिए, उत्तराखंडियत तक की यात्रा तो अभी एक पड़ाव पर है।
जबकि इस यात्रा का जो मार्ग है वो बड़ा लंबा है। मैं उसमें आपका समय और आपके जो श्रोतागण हैं उनका समय नहीं लूँगा, मगर उत्तराखंडियत का तात्पर्य है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो एक हिमालयन राज्य के रूप में है। जो हमारा डिमांड ही यही थी, जो कंसीवर है पार्लियामेंट, उसने हमको हिमालयी राज्य के रूप में अस्तित्व में लाए। तो हिमालयी राज्य की जो समग्रता है, उसका परिवेश, जिसको आप जंगल, जमीन, पहाड़ सब कह सकते हैं, मैदान, आप यदि हिमालय है तो हिमालय की तलहटी भी है, भाबर है तो उसके साथ जुड़ा हुआ तराई भी है, हरिद्वार है, गंगा की उत्पत्ति है, उत्पत्ति स्थल है तो गंगा का कर्म क्षेत्र मैदान भी है, वहाँ की मिट्टी, जलवायु, उससे विकसित हुई संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, संस्कृति के जो विभिन्न आयाम होते हैं, भाषा, बोली, सब चीज़ें उसमें सम्मिलित है। और उस समग्रता में हमसे देश क्या अपेक्षा करता है, समाज हमसे क्या अपेक्षा, आप थोड़ा हम एलॉर्ज कर दिया आपने। हाँ, उत्तराखंड से, देश उत्तराखंड से क्या अपेक्षा करता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो क्या अपेक्षा करता है, और उसके साथ सामंजस्य बनाते हुए हमको अपनी स्थानीय अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना है। तो ये मेरी उत्तराखंडियत की सोच है। और उसका एक पार्ट, जिस किताब का आपने जिक्र किया, एक पार्ट उस किताब में है, दूसरा पार्ट मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो भी सामने आए, उसको भी मैं सामने लाऊं। अब ये थोड़ा समझा सकें कि 25 वर्षों में जो बात आप कह रहे हैं, अगर उसमें उत्तराखंड के युवाओं का रोजगार शामिल है, उत्तराखंड आप ही के टाइम की बहुत सारी योजनाएं हैं जो मेरा गांव से जुड़ी हुई थी, चाहे वहाँ की सड़क निर्माण में वहाँ के लोगों का काम मिले, चाहे वहाँ के तीर्थाटन पर्यटन में होम स्टे से लेकर अन्य प्रकार की सुविधाओं में, ताकि उनकी आर्थिकी बढ़े। पलायन, रिवर्स पलायन की बात हो, पता नहीं, मुझे ध्यान आ रहा है कि हिटो पहाड़ भी एक कंसेप्ट आया था, कोदा झंगुरा आप बहुत पब्लिसाइज करते थे। तो आपके उत्तराखंडियत में ये सभी की समग्रता समुचित है, ये सब भी लेके चल रहे हैं? यकीनन सम्मिलित है, यकीनन सम्मिलित है, बल्कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये इश्यूज मोटिवेटिंग फैक्टर है। वो तो मुझे दिख रहा है, आप माल्टा भी ले यहाँ सामने रखा हुआ है, इसीलिए मैं, और अभी आपने माल्टा पार्टी किया था। मैं जानता था जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप इन विषयों को जरूर छुएं, इसलिए मैं पहले ही सावधानी करते हुए अपने इस समय, ये मेरा इस समय का घोषणा पत्र है। अच्छा, माल्टा, नींबू, ये मध्य हिमालय के जो ऊपरी भाग है, ये उनकी उपज है दोनों। ये नींबू जो है, इसको मैं येलो गोल्ड, मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं कि मेरे पास इसको मैं येलो रखा हुआ है सामने, ये नींबू है। हाँ, ये नींबू और ये माल्टा है, ये येलो गोल्ड, ये येलो गोल्ड है, अंग्रेज लेकर के आए थे इसको। ये इसको और नारंगी उत्तराखंड में किस, ये मध्य हिमालय के जो उच्च क्षेत्र हैं, आप इसको पौड़ी से लेकर के डिलीहाट तक वाया मंडल, गोपेश्वर, एक पूरी बेल्ट है ये। और इसका ये भी ये जरा सा और नीचे, ये जरा सा ज्यादा रस्टिक है, तो ये थोड़ा सा निचले क्षेत्रों में भी होता है। इसका अगर तो इसको थोड़ा, हाँ बोलो। ये प्रतीक हैं वहाँ की जलवायु किस तरीके का संघर्ष कर रही है। ये नींबू पहले इतने बड़े होते थे, अभी थोड़ा छोटा हुआ है, आपके हिसाब से छोटा है, हाँ, बहुत बड़ा है।
ये माल्टा लाल होता था और बहुत बड़ा होता था। आज ये माल्टा सिकुड़ गया है, छोटा हो गया है। कारण क्या है? इसको बनाए रखने में, इसको मतलब जवान बनाए रखने में, जब ये उत्पत्ति कर रहा है, जब इसमें फल आते हैं, तो बनाए रखने के लिए हर साल आपको इसकी जड़ें जो है झकड़ा जड़ें होती हैं, तो उसको खोद करके वहाँ तक खाद पहुँचानी पड़ती है। और वो बड़ी, आज मजदूर बड़ा महंगा हो गया है। और माल्टा जो है धीरे धीरे जो सी ग्रेड और बी ग्रेड का माल्टा है, वो सरकार जो है 10 रुपये किलो खरीदना चाहती है। और गांव से जो है बाजार लाने तक, जहाँ खरीद केंद्र है, वहाँ तक लाने में ही जो है व्यक्ति को मजदूरी नहीं आती है, नहीं वो 7 रुपये में। तो इकोनॉमिक्स नहीं बैठती है। तो ये मैं इसलिए लेकर के आया कि यदि हम इन उत्पादों की इकोनॉमिक्स को डायनेमिक बना दें, इसको अपनी नीति का हिस्सा बना दें, नीति का हिस्सा बना दें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, जिनकी आपने रोजगार की बात कही, आपने भी पलायन की बात कही, पलायन के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि आजीविका सिकुड़ रही है। आपने खेती की सिकुड़न की बात कही, आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ये सब बातें क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते वक्त कही। तो ये प्रतीक हैं, एक उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे गांव घरों में हैं। यदि हम उनको लाभकारी बना दें, अपनी नीतियों का केंद्र बिंदु बना करके ये देखें कि इसका उत्पादक जो है प्रोत्साहित हो, तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान निकल आएगा। अब सिंह साहब, हुआ क्या, हम राज्य तो बने हिमालयी, और हमने अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसकी आपने बात कही, मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमने अडॉप्ट किया बिहार का। माफ करिएगा, नहीं, मैं तो यूपी इलाहाबाद का। मैं जानता हूँ। अरे पूर्वोत्तर के है ना, पूर्वोत्तर के है ना, तो आप माफ करिएगा। तो आई हैव वेरी हाई रेस्पेक्ट कोई फर्क हाँ, मैं तो पूर्वांचल का बड़ा भारी प्रशंसक हूँ। और तो अब मॉडल हमने उत्तर प्रदेश का अपना लिया, हमने बिहार का, अलग हुए उत्तर प्रदेश से, और मॉडल हमने वही अडॉप्ट करके रखा। तो जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही नकल रहा है सर हमेशा से। हाँ, अभी मैं इस पे थोड़ा एक बात करूंगा। वही कह रहा हूँ, जो फॉल्ट लाइन लाइज हियर, यदि हम इस फॉल्ट लाइन को ठीक करें, और मैंने, क्योंकि आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं आया भी बड़े ट्रिबुलेंट टाइम में, जब पूरा राज्य का भूभाग बिल्कुल ध्वस्त था, यहाँ तक कि हरिद्वार में भी एक कंधे और सर के ऊपर तक एक मंजिल लोगों की जो है मलबे से दबी थी। वहाँ भी उधम सिंह नगर में, उधर खटीमा, सितारगंज, ये सब एरियाज के अंदर भारी, और ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में तो सब खंडित था। स्कूल टूटे हुए थे, अस्पताल भी बड़ी संख्या में टूटे हुए थे, बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, रोडें अस्त व्यस्त हो गई थी, मतलब 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई थी, आवागमन बिल्कुल शून्य हो गया था। हरिद्वार से लेकर के मसूरी, नैनीताल तक एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे समय में मैं मुख्यमंत्री बन करके आया यहाँ, तो मेरे सामने चुनौतियाँ कई थी उस समय। जो प्रारंभिक चुनौती थी, इसको क्वेश्चन में इस तरह जो प्रारंभिक चुनौती थी ये थी। जो द्वितीय चुनौती राजनीतिक आ गई, जैसे ही जरा सा संभला वाला था, हाँ, जैसे ही संभला तो राजनीतिक चुनौती आ गई। लेकिन तो मेरा आप वज्र बन के निकले थे। हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं कैसे निकला वो अलग बात है, लेकिन उसका राज्य के ऊपर और टोटल जिस तरफ में लेकर के जाना चाहता था राज्य को, उस पर उसका असर पड़ा। तो मैंने उस मॉडल को, मैंने यूपी मॉडल और बिहार मॉडल और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स मॉडल के बजाय जो है एक उत्तराखंडी मॉडल गवर्नेंस का
नीतियों का, सोच का, उसको मैंने डेवलप किया नहीं तो बाद में तो और उसको इंट्रोड्यूस भी किया, जिनमें से कई मेरे कई जो चीजें मैंने इंट्रोड्यूस की उसका आपने अपने श्रीमुख से जो है उल्लेख भी किया। बाद में ये चर्चा भी तो आम थी कि हम हिमाचल मॉडल से क्यों नहीं उत्तराखंड का विकास करते हैं। वही, आप हिमाचल मॉडल आपके सामने था, आपके पास सिक्किम मॉडल था, नॉर्थ ईस्ट सबल रहा था, आप नॉर्थ ईस्ट का अध्ययन करते कि वो कैसे सबल रहे थे। टोटल इंस्टेबल सर यही जहाँ की राजनीति जो है नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल अनस्टेबल थी, बिल्कुल जो है उन्होंने इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आकर के कैसे डेवलपमेंट की तरफ नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है। करंटली हमने नॉर्थ ईस्ट के को भी नहीं देखा। हमारे पास दुनिया के अंदर न्यूजीलैंड मॉडल था, हमारे पास दुनिया के अंदर दूसरे इतने दूर कहाँ जाते हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ वो कोई यदि विज्ञजन हो और स्नेह अध्ययन हो तो उन मॉडल्स को हम देखते, अध्ययन करते और देखते कि उसमें क्या काट छांट करके हम अपने अनुसार अपना कपड़ा फिट करते। अब हमने कपड़ा तो फिट किया, पहना रखा उत्तर प्रदेश का और बने हम हिमालयी राज्य। तो ये विसंगति जो आई हमारी सोच के अंदर, ये आज जो समस्या को, जिस पलायन की समस्या, असंतुलित विकास की समस्या, उत्तराखंड हम एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि और ये 25 साल में बहुत आप उत्तराखंड मैं बहुत गंभीर कमेंट कर रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि आप हमारे राज्य को गवर्न करने वालों को निकालते हैं यहाँ से, आप उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। इसलिए मैं जब आपके सामने बात कर रहा हूँ तो बहुत मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, दिल से बात कर रहा हूँ। हमको डर यह है कि हम एक फील्ड मॉडल को के जाल में फंस गए हैं, उससे कैसे बाहर निकले। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के सम्मुख सबसे बड़ा सवाल है। 2000 में उत्तराखंड बनता है, 2002 में एक नया इलेक्शन आता है। कभी आपको ऐसा लगा कि अगर शुरुआती दिनों में आपकी सरकार आई थी कांग्रेस की 2002 में पहले इलेक्शन में, आपको ऐसा लगा कि उस समय आपको मौका मिलता तो शक्ल सूरत उत्तराखंड की अलग होती? हालांकि आप डिजर्विंग थे बट मौका नहीं मिला, आपको महसूस हुआ था ऐसा कभी? देखिए, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि मेरी लीडरशिप का निर्णय था, ठीक है, और उस निर्णय को मैंने शिरोधार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस समय हम राज्य बने, हमको जन्म के समय ही विकलांगता दे दी गई। अरे भैया, राजधानी का निर्णय कर देते ना, यदि देहरादून ही करना था तो उस पर अस्थायी शब्द क्यों जोड़ दिए? अस्थायी शब्द ने जो है संभावनाओं को पैदा कर दिया, आकांक्षाओं को पैदा कर दिया। कुछ लोगों ने कहा गैरसैंण, किसी ने कुछ कहा, तो एक असंतुलन पहले से नहीं। आपका मन क्या है कि गैरसैंण ही राजधानी होनी चाहिए, देहरादून रहे? दूसरा जो है, कुछ जो पहले मुख्यमंत्री बने, जिनको भी अवसर मिला, जिस पार्टी को भी अवसर मिला, तो राजनीतिक संयोग था, भाजपा को अवसर मिला, तो भाजपा ने, जिस व्यक्ति ने गाड़ गधेरे नाप करके, उत्तराखंड नाप करके भाजपा को संयोजित करने का काम किया, वो व्यक्ति तो पीछे रह गया। जो बढ़िया चमकीला लगा वो मुख्यमंत्री बन गया। तो ये प्रारंभ से ही राजनीतिक निर्णय में भी और हमारे पैदाइशी निर्णय में भी, राज्य के बुनियाद क्या होना चाहिए, उसमें आपने जटिलताएं पैदा कर दी। हमको उत्तर प्रदेश के साथ, जिन्होंने हमारा सहोदर उत्तर प्रदेश ने हमको बड़ा आदर दिया, हम कृतज्ञ हैं उत्तर प्रदेश के। 27 साल इस धरती के जन्मे हुए लोग उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे।
8 जिले जिसकी जनसंख्या मुट्ठी भर है, और उन्होंने इस विशाल उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को चलाने का काम किया। राज्य की सेवाओं में हमारे लोगों को बड़ी मात्रा में बड़े बड़े प्रोमिनेंट पोजीशंस में भी उन्होंने स्थान देने का काम किया उत्तर प्रदेश ने। कभी सवाल उठाया नहीं उत्तर प्रदेश ने। तो उस उत्तर प्रदेश के साथ हमको झगड़े में डाल दिया, हमारी संपत्तियों का मामला उलझा दिया अनावश्यक तौर पर। अरे भैया कुछ भी कर देते, कहते थे नहीं नहीं भाई ये उत्तर प्रदेश की है। हाँ अब तो बकाया क्लियर हो गया न, कहाँ से क्लियर हुआ? जितना मैं क्लियर कर गया उतना ही क्लियर है, बाकी और कुछ क्लियर नहीं है। नहीं, दावा करते हैं कि ना बिल्कुल झूठ कहते। ये तो प्रचार तंत्र है, ये तो भाजपा तो इस मामले में इस आर्ट में माहिर है। कोई क्लियर नहीं हुई, बल्कि जो है कुछ और चली गई। अलकनंदा हमको मिला हरिद्वार में, तो अलकनंदा के सामने जो है उतना बड़ा जो है भागीरथी होटल खड़ा करने की जमीन दे दी गई। बद्रीनाथ केदारनाथ में जमीनें दे दी गई उनको। मतलब अभी के मतलब ये है, ये एक ठीक है, राजनीतिक कंपल्सन हो सकता है आज के मुख्यमंत्री का, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, मगर अच्छा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी राजनीतिक कंपल्सन है। लेकिन यथार्थ ये है कि संपत्तियों के बंटवारे के मामले में हम जो है, जहाँ पर मैं छोड़ करके गया था वहीं पर आज भी राज्य खड़ा है। नथिंग, कोई चीज 1 इंच भर आगे नहीं बढ़ी। अब मुझे थोड़ा सा इस दिशा में चलना है कि 25 साल के उत्तराखंड में, और मैं ये जब कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात पर यूं ही विश्वास नहीं करेंगे, आप मेरी बात की तहकीकात करेंगे। मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ आप तहकीकात करें, ताकि मेरा स्टेटमेंट जो है ये फैक्चुअल है या नहीं। अब मैं आता हूँ कि 25 साल के उत्तराखंड में 2016 का एक ऐसा दौर था जब आप ही के समय में पहला और आखिरी अभी तक का राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन गवर्नेंस जो है एक ब्रेक डाउन करती है जब केंद्र का एक्सट्रीम एक इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि प्रेसिडेंशियल रूल है या 356। मई 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहाल किया, आप सरकार में फिर से आए। हालांकि इसके पहले अप्रैल में हाई कोर्ट ने भी कर दिया था, आप हर जगह से निकलते गए। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि इस समय सिंपैथी जनता की हमारे पक्ष में है? उस समय थी, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, तो 17 के नतीजे 16 में कुछ और हो सकते थे। देखिए, 2 कारण थे। एक कारण, मेरी सरकार को जो मदद देने वाले लोग थे, जिनके बल पर हम टिके हुए थे, वो लोग चुनाव में जाने के पक्ष में नहीं थे। कौन, किसको बोला आपने? मैंने तो नगाड़े, निशान, रणसिंगे सब मंगा करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारा बहुमत सिद्ध होने जा रहा है। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नाउ आप हेड काउंट करिए और हेड काउंट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए, मैं समझ गया कि नाउ आई हैव वोन द बैटल, कांग्रेस हैज वोन द बैटल। मैं आई नहीं, आए के बजाय कांग्रेस हैज वोन द बैटल एंड उत्तराखंड हैज वोन द बैटल, डेमोक्रेसी हैज वोन द बैटल, ये मैंने समझ लिया। तो उस दिन मैंने जो है अपने साथियों से कहा, मैंने कहा नगाड़े इत्यादि सब मंगा करके रखो, सारे यहाँ रिस्पना पर एक जगह हमने एक पार्क में रखे थे। जैसे ही रिजल्ट निकला, मैंने पहले कैबिनेट के साथियों को बुलाया, तो 1-2 साथी बिल्कुल असमंजस में दिखे। फिर उसके बाद मैंने अपने सहयोगियों को सबको बुलाया, तो बहुत सारे लोग, जिनमें आज के हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वो मेरी बात को सेकंड कर देंगे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। उन लोगों ने कहा नहीं, अभी नहीं जाना है, कुछ काम कर दीजिए, हमारे काम लटके पड़े हैं, हमारे विकास के काम फला सबके पास एक एक विकास के कामों की फहरिस्त थी, और लोगों को ये था
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इनका कोई भरोसा नहीं, नंबर वन। लेकिन मैं तब भी नहीं मानता, ऐसा नहीं है मैं इनकी बात नहीं मानता, बट माय ऑनरेबल गवर्नर was a compromising governor at that point of time. वो नियुक्त तो कांग्रेस के समय में हुए थे, लेकिन वो गंभीर दबाव में थे केंद्र सरकार के, और उनको ये लगता था कि उनको इन्होंने मिजोरम नागालैंड को दिखा रखा था, तो वो उत्तराखंड के कंफर्ट को छोड़ करके वहाँ जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और इसलिए मुझे ये था कि यदि एक भी, क्योंकि नियम ये कहता है कि कैबिनेट का यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, बहुमत का डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये था कि यदि यूनानिमिटी नहीं आ पाई और कहीं से भी डिसेंटिंग वो आया, तो गवर्नर जो है मेरे उसको रिकमेंड नहीं, वो नहीं करेंगे, और ये नहीं हो पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से भटक जाएं। अच्छा, एक लाइन यहीं पे आप इसका देखिए, मेरे डर किस बात से सिद्ध हो गया, या आपका एक लाइन में आपका मन आपका इलेक्शन में जाने का था? बिल्कुल, मैं तो 100%। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद? हाँ, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही जो है हेड काउंट की बात कही, तो मैं समझ गया कि अब हमारा बहुमत सिद्ध होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता था कि बहुमत के बाद फौरन जाऊं, इसीलिए तो मैंने रणसिंह आदि सब मंगा करके रखे थे। मैंने सोचा था कि मैं पैदल चलते हुए हाथ जोड़ते हुए निकलूंगा, उधर से हमें नाका मिल सकता है, गांधी पार्क में जा करके कहूंगा कि भाइयों, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, गांधी बाबा के आशीर्वाद से मेरी सरकार सरवाइव कर गई है, लेकिन ये चलने नहीं देंगे मुझको, इसलिए मैं चुनाव में जाना चाहता हूं ताकि फैसला। लेकिन आपको लगा कि विधानसभा भंग करने का मेरा जो अपील होगा वो डिस अपील हो जाएगी? हाँ, मुझे ये था, एक तो मेरे साथी मैं अपने साथ नहीं जोड़ पा रहा था, क्योंकि मैंने उनका मन टटोला, बातचीत की, नहीं टटोल पाया। दूसरा जो है गवर्नर वो थे। तीसरा जो है, एक दो साथी मेरे जो है वो गंभीर रूप से बीच में भी फिर भाजपा ने उनको टच में लेने की कोशिश की थी। तो वह हर हालत में ये भाजपा का प्रयास, क्योंकि भाजपा वॉज ए हर्ट लायन, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज ए हर्ट लायन। तो पॉलिटिक्स करेंगे ना आप एक बात समझिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी की वो पहली राजनीतिक हार थी। एक और थी, अरुणाचल प्रदेश की सरकार भी बहाल हुई थी, वो बात की बात, उसी के समय। हाँ, उसी बात है आप ही के साथ। हाँ, तो जनवरी 26 तारीख को राष्ट्रपति शासन, वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी बड़ी भारी राजनीतिक हार थी। और अरुणाचल से ज्यादा यहाँ इसलिए था कि एक बर्खास्त चीफ मिनिस्टर को इनको फिर से कहना पड़ा नहीं है वापस आए। आप अंदाज लगाइए, जिस राष्ट्रपति जिनकी इतनी महिमा, प्रणब मुखर्जी साहब की इतने परम विद्वान, परम आदरणीय गवर्नर, और उनको किन कंपल्सन्स में राष्ट्रपति शासन की अनुमति देनी पड़ी होगी। और जिस समय उन्होंने उस राष्ट्रपति शासन को विड्रॉ करने के लिए आदेश दिया होगा, तो उस समय क्या उन पर गुजरी होगी, मैं अंदाज लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे उनसे बहुत निकटता के संबंध थे। लेकिन मैं उनकी तकलीफ का अंदाज लगा सकता हूँ। तो लेकिन, और आप नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति जो फेलियर को, आप देख रहे हैं ना, पूरा राजनीतिक सिनेरियो देखिए देश का, जो है एक के बाद एक सरकारें चली गई। हमारी सरकार की बर्खास्तगी ने हिमाचल को बर्खास्त होने से रोक दिया। दिल्ली को, उन दिनों आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर 20-25 MLAs के साथ भाजपा खेल करने लग गई थी, और कर्नाटक की गवर्नमेंट को बचा दिया हमने उस समय। यदि
हमारी गवर्नमेंट नहीं बसती, राष्ट्रपति को विड्रॉ नहीं करना पड़ता, तो ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स उस समय जो है एक के बाद एक कत्ल हो जाती, जो बाद में कत्ल हुई। बाद में कत्ल करने का तरीका बदल दिया गया सरकारों को, जो राज्य सरकारों को, लेकिन उससे पहले हमारा ही मॉडल कत्ल करने के लिए उपयोग में लाया जाता। लेकिन राष्ट्र जब विड्रॉ हुआ होगा तो क्या क्या स्थिति रही होगी। तो इसलिए भाजपा हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो हर हालत में हमारे एक दो लोगों को विन ओवर करना चाहते थे। इसलिए इसका दैट्स वाई चाहते हुए भी या समझते हुए भी कि जीत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, उत्तराखंड की सहानुभूति मेरे साथ है, मुझको जो है पीछे हटना पड़ा। जो है एक और भी, आपने अपनी सरकार में 2016 में गैरसैंण में अंतिम सत्र किया था शीत सत्र। जी जी याद है? करेक्ट हूँ मैं? हाँ, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर। आपके पास एक मास्टर स्ट्रोक था, गैरसैंण को आपने राजधानी क्यों नहीं घोषित किया? हाँ, यहाँ मेरा अति आत्मविश्वास जो होना नहीं चाहिए था, आई फेल्ड टू गेस, या मैं जो चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में, मैं शायद उसको, या मैं भाजपा की शक्ति को और उनकी चुनावी रणनीति को एंटीसिपेट करने में एज ए लीडर फेल हुआ। स्टेट मेरे हाथ में था, मेरे उसमें था, मुझे एंटीसिपेट करना, समझना चाहिए था। और मुझे लगा कि उत्तराखंड के लोग 2017 में हमारी गवर्नमेंट को फिर से चुनेंगे, क्योंकि मुझे जिन कदमों को हमने उठाया था, जिनका आपने स्वयं अपने श्रीमुख से जिक्र किया है, मैंने पहली बार जिस बात के लिए, ये राज्य की बुनियाद जिस बात के लिए रखी गई, जो सवाल राज्य के बनाते वक्त लोगों ने उठाया, जिन भावनाओं को लोगों ने राज्य बनाते वक्त व्यक्त किया, मेरी समय में, मेरे कार्यकाल में तो उन सब भावनाओं के अनुरूप जो है इस राज्य को हमने पटरी पर लाने का काम किया, उन भावनाओं को सम्मान देने का काम किया। तो मुझे ये था कि लोगों के मन में, आम लोगों के मन में जो है हमारे लिए सपोर्ट है और हमारी सरकार वापस आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ, क्या देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। भाजपा के प्रचंड प्रचार तंत्र, हमारी पार्टी में इतनी बड़ी टूट के बावजूद जो है हम 34% वोट लाए। सीट बहुत कम थी, 11 सीट थी। नहीं, वो 34%, आप वोट परसेंटेज देखिए ना, हम 32% में 2012 में सरकार बनाते हैं। हुआ क्या, जो ये यहां में फेल कर गया, जो ये छोटे छोटे राजनीतिक दल, आपने ये जो इतना फेल शब्द जो इस्तेमाल किया, आपने एक लाइन में बोलना चाह रहा हूं, आपको कैसा लगता है कि भाई ये तो हम इतना सीरियस और इतने सीनियर पॉलिटिक्स और कैसे गड़बड़ा देते हैं? इसीलिए मैंने जब हारे तो मैंने लोगों से कहा कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कोई नहीं, अकेले मैं जिम्मेदार हूं। आई एक्सेप्टेड दैट। मैंने उसको कहा इसलिए कि मुझे ये अंदाज लगाना चाहिए था इस बात का कि ये छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं ये अपने वोट को नहीं समेट पाएंगे। उत्तर प्रदेश, और कारण क्या रहा, उत्तर प्रदेश से प्रचंड सांप्रदायिकता की आंधी आई। जब प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कहा कि बाबरी मस्जिद के दिवाली में अंधेरा और जो है राम मंदिर में ना दिवाली में अंधेरा और ये ईद में और रमजान में जगमगाहट, बिजली को लेकर, हाँ बिजली को लेकर के ये कहा ना, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, कहा कि शमशान घाट के लिए कुछ नहीं और कब्रिस्तान के लिए जगमगाहट, कब्रिस्तान की दीवारें। तो लोगों में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की इतनी बड़ी आंधी चली। अब अंदाज लगाइए, उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस सबकी मिट्टी तक उखड़ गई, जड़ें उखड़ना तो छोड़िए, मिट्टी तक उखड़ गई। तो उसमें उत्तराखंड के लोगों का मैं आभारी हूँ, आम लोगों का, कि
उन्होंने तब भी 34% वोट, भले ही सीट हमारी 11 आई, 34% वोट आए। ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, ये अपने वोटों को संभाल नहीं पाए। यूकेडी का वोट उधर चला गया, बीएसपी का उधर चला गया, सबका वोट उधर चला गया। तो इसके कारण जो है भाजपा का 10% वोट बढ़ गया। तो हम तो अपने वोट को मेंटेन कर पाए 2017 में भी, सीट सीट मेंटेन नहीं। हाँ, वो गणित तो संख्या का है, तो वो नहीं कर पाए। और आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा प्रतिशत वोट वालों को सरकार में भी लाना चाहिए? इसलिए एक और देखिए बात, प्रधानमंत्री तब भी आश्वस्त नहीं थे जीत के प्रति यहाँ उत्तराखंड के अंदर, और इसलिए एक झूठ गढ़ा गया और बड़े सुनियोजित तरीके से गढ़ा गया, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा, कई हिस्से सम्मिलित हुए। कहा गया कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज के लिए सरकारी दफ्तरों में छुट्टी कर दी, शुक्रवार, जुम्मे मतलब शुक्रवार की छुट्टी कर दी। अब वो क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिकता की आंधी आ रही थी, उसको यहाँ एक सहारा देना था उनको, और ये 4 दिन के अंदर सारा बम्बार्डमेंट हुआ। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए, केंद्रीय मंत्री आए, प्रधानमंत्री ने 5-5 मीटिंगें की, कहा मैं तो तुमको फला चीज़ दे रहा हूँ, फला चीज़ दे रहा हूँ। हरीश रावत जो है जुम्मे की नमाज पढ़ने की छुट्टी दे रहा है, तुम भी जुम्मे की नमाज की छुट्टी चाहते हो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कोई और नहीं। जबकि प्रधानमंत्री मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बात को समझते हैं कि देश के अंदर हमारा संविधान किसी भी सरकार को, किसी एक जाति धर्म को प्रार्थना पढ़ने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए छुट्टी अलाउ नहीं करता है। क्योंकि संविधान रोकता है, कानून रोकता है देश का, मगर नहीं। और किसी ने अंदाज नहीं लगाया, हमारे पहाड़ के बंधु बांधवों ने, हमारे सहयोगियों ने उत्तराखंड के, ये नहीं देखा कि भाई मेरे बगल का हाई स्कूल में तो छुट्टी नहीं हो रही, मेरे प्राइमरी में तो छुट्टी नहीं हो रही, मेरी आंगनवाड़ी में तो छुट्टी नहीं हो रही है, मेरे अस्पताल में तो छुट्टी नहीं हो रही है। किसी ने अंदाज नहीं लगाया। और लोग तो क्योंकि तो प्रधानमंत्री कह रहे थे, ये रहा है सर एक ये, अब ये तो आप इसको और एक्सप्लेन कर पाएंगे। 2 आरोप के कारण भी, अब चूंकि हम इस पे नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने चर्चा किया तो मैं पूछ ले रहा हूँ कि एक तो शुक्रवार की जुम्मे की छुट्टी, दूसरा एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो तो सेकंड, वो तो 2022 में आया। हाँ, तो वो भी तो फिर इलेक्शन नहीं था 2022। हुआ क्या, 2017 में मेरे हाथ पर कमान नहीं, जुम्मे वाला 17 का इलेक्शन हुआ। हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी 22 वाला इलेक्शन, वो 22 का इलेक्शन। तो ये दोनों यही देखिए, 2017 के अंदर उन्होंने इस झूठ के जरिए जीत लिया। हमको कहना ये चाहिए था 2017 में, मुझको कहना चाहिए था, मेरे सहयोगियों को, मेरी पार्टी को कहना चाहिए था कि दिखाओ वो नोटिफिकेशन, क्योंकि छुट्टी, सरकारी छुट्टी बिना गजट नोटिफिकेशन के तो नहीं होगी, गवर्नर रिलीज हुए तो नहीं होगी, कहीं तो कागज होगा ना। ये कहना चाहता, कोई हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, कोई सरकारी दफ्तर दिखाओ जिसमें जो है शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, ये कहना चाहता। उनके झूठ को 2017 में और 2018 में हमको एक्सपोज करना चाहिए था, हमने एक्सपोज नहीं किया। इसलिए अगेन दे सक्सीडेड रिपीटिंग दैट इन 2022 के अंदर। देखिए स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स, ये स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स है, क्योंकि मेरे हाथ में पार्टी नहीं थी, पार्टी कमान को दूसरे लोगों के हाथ में थी। वो लोग, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि इसको करो करके। 2022 में फिर उन्होंने झूठ बोल दिया। अब मैंने अपनी सारी संपत्ति कह दिया, मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, मुझे वो अखबार का बयान दिखाओ, वो किसी पॉडकास्टर का बयान दिखाओ, किसी पोर्टल का में दिया बयान दिखाओ, किसी अखबार में छपा हुआ बयान दिखाओ जिसमें कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कहा हो कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हकीकत ये है, आज़ादी के पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, आज़ादी के बाद तो हमारा कानून रोकता है, धर्म के आधार पर आप किसी संस्था को बना ही नहीं सकते हैं।
प्रधानमंत्री भी जानते हैं इस तथ्य को, सब जानते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अगेन दे रिपीटेड द सेम। यही तो राजनीति मैं है। मैं झूठ ये नहीं राजनीति है कहूंगा, मैं सर। अनट्रुथ कहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है मेरी बातचीत में, तो मैं प्रधानमंत्री शब्द का बड़ा आदर करता हूं। तो अनट्रुथ जो है फिर सामने आया, और 2000 इसलिए इस बार मैंने न्याय यात्रा निकाली। इसलिए इस बार मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपाइयों, तुम्हारी सरकार तो जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ के गर्भ से पैदा हुई है, या जुम्मे की नमाज के गर्भ से, झूठ के गर्भ से पैदा हुई है। तुम झूठे हो, लबार हो। मैंने लबार तक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, छोटी छोटी बातों में जो भाजपा जो है कोर्ट में जाती है और जो पुलिस थाने में जाती है, कोई भाजपा ही जो है मेरे खिलाफ पुलिस थाने में जा करके ये नहीं कह रहा कि हमारी पार्टी को लब्बार कह दिया, झूठा कह दिया। हमारे मुख्यमंत्री हमारी गवर्नमेंट को कह रहा है कि ये झूठ के गर्भ से पैदा हुई है करके। हम कांग्रेस का स्वभाव बहुत ही शाकाहारी स्वभाव है, और भाजपा जो है बनती शाकाहारी है, ये विशुद्ध मांसाहारी है। ये तो जो है सभी तरीके का मांस खा देती है राजनीति के लिए जो है। तो ये ज़्यादा एग्रेसिव है, हम स्वभाव से एग्रेसिव नहीं है। दैट्स वाई हम लोग जो है वी आर इन द पोजीशन एंड दे आर इन द गवर्नमेंट। करेंटली पॉलिटिकल चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं कि 2025 एंड 2000 उत्तर प्रदेश का जो विकास मॉडल जो भी था, जैसे बच्चा घर में जो बोलता है, माता पिता बोलते हैं, वही भाषा सीखता है, फिर धीरे धीरे दोस्ती यारी में जाता है तो उनकी भी भाषा सीखने लगता है, विचार बड़े हो जाते हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग प्रांत रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अपने मॉडल भी आपके टाइम में कुछ विकसित हुए होंगे, कुछ उसके पहले कुछ बाद में। विशुद्ध रूप से उत्तराखंड का गुड गवर्नेंस, हालांकि मैं इसका बहुत पक्षधर नहीं हूँ इस शब्द का, क्योंकि मुझे लगता है गुड गवर्नेंस एक भ्रम है, और ये वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ एक डेफिनेशन है, और इसकी आर्थिक परिभाषा गढ़ी गई फ्रॉम स्टेट टू मार्केट 1989 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हमें बाजार की तरफ कितना चलते हैं, अगर हम सड़क बनाएं, रोजी रोटी की बात करते रहें, हम चिकित्सा की बात करते रहें, शिक्षा की बात करते रहें, सड़क चौड़ीकरण करने की बात करते रहें, इनक्लोजर हटाते रहें, तो हम रिपीटेड वही वर्क कर रहे हैं। हमने एक बार घर बनाया, रहने लगे, बार बार घर ही बनाते रहेंगे। एक बार सड़क बनाया, चलने लगे, बार बार सड़क ही बनाते रहेंगे। अगर आप रिपीटेड वर्क कर रहे हैं तो आप गवर्नेंस चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस तो नहीं है। गुड गवर्नेंस पर कैपिटा इनकम, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग, डूइंग बिजनेस में ईजनेस, और जो हमारी एक कहते हैं लॉन्चिंग पैड, स्टेट एक लॉन्चिंग पैड है हमें ऊपर जाने का। अब पता चला कि हम गरीबी गिन रहे हैं, फिर हम ये गिन रहे हैं, हम पलायन देख रहे हैं, ये तो आप गवर्नेंस तो है ये। तो आप मुझे बता सकते हैं गुड गवर्नेंस 2007 तक में कहीं है, या सिर्फ गवर्नेंस को हम चांसनी लगा लगा के गुड गवर्नेंस? पहली बात तो ये है, आपने बहुत सही कहा, जो गुड गवर्नेंस शब्द है ये बड़ा डाइसी है। हमने, हमारा एक शब्द था वेलफेयर स्टेट का, वो हमारा शब्द था, मतलब हमारा नहीं, हमारे संविधान का शब्द था, हमारे जो है आज़ादी की लड़ाई का शब्द था। हमने वेलफेयर स्टेट के बजाय जो है हम गुड गवर्नेंस के एक फैंसी आइडिया पर अपने को लेकर के आए हैं। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है गवर्नेंस की, उसमें और वेलफेयर इश्यूज में, जनता के इश्यूज में एक बड़ा भारी मिसमैच पैदा हो रहा है। उस मिसमैच में आइडियाज कॉइन अप किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी। अरे स्मार्ट सिटीजन की बात करिए ना, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं,
आप स्मार्ट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। स्मार्ट गवर्नमेंट का मतलब है थिन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की प्रेजेंस बहुत कम हो। हैं? अब एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जिस स्टेट का प्रथम कर्तव्य है रोजगार देना, अवसर, हाथों को काम देना, आप उसकी जगह पर जो है स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, थिन गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं। एआई उसमें और ज़्यादा, एआई कोई अब रोकने की चीज़ थोड़ी है, ये तो इनोवेशंस हैं, ये आते रहेंगे। तो इन इनोवेशन से अपने सिटीजन को बचाना ये बड़ी भारी चुनौती है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर भी आज एक विडंबना में फंसे हुए हैं। हम स्थानीय आधार पर भी उस विडंबना के शिकार हैं। इसीलिए आज तरक्की का जो मॉडल है वो शंक्वाकार है। ये नहीं है पिरामिडिक नहीं है, पिरामिड के आधार पर नहीं है, शंकु के आधार पर बना हुआ है। ऊपर की तरफ को तो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं लोग जो है कि जो 600 नंबर का दुनिया का मालदार था वो 3 साल के अंदर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मालदार हो जा रहा है। और आज करोड़पतियों की संख्या बढ़ने में, अरबपतियों की संख्या बढ़ने में भारत जो है चीन को भी पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि ऊपर सारा चीजें जो है ऊपर की तरफ कुछ जगह केंद्रित हो रही है, सेंट्रलाइज हो रही है। आप उत्तराखंड में आप दिखता है अंदाज लगाइए, उत्तराखंड आपके में क्या कई सेक्टर्स, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कई सेक्टर्स, जैसे आपका संचार सेक्टर है। एक समय था आपको ये मोबाइल के अधिकार को देने के लिए दुनिया भर की कंपनियां थी। हर कंपनी कहती थी मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो। आज कहाँ है वो कंपनियां? आज केवल जियो है, बीएसएनएल भी खत्म होते जा रहा है। उसी तरीके से आप कुछ दिनों में देखिएगा आपके जो पोर्ट सेक्टर है, पोर्ट सेक्टर पर भी एक ही का कब्जा होगा, हवाई जहाज़ों के सेक्टर पर एक ही का कब्जा होगा। मुझको लग रहा है कि इंडिगो फेल होगी तो उसके बाद जो है अडानी आ जाएंगे, एक वो जहाज आसमान पर उनका कब्जा हो जाएगा, किसी का जमीन पर कब्जा हो जाएगा। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक थीम बढ़ रहा है, इसीलिए तो राहुल गांधी जो बराबर कह रहे हैं कि दो लोग करके, वो दो लोग नहीं, वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो मॉडल जो है गलत दिशा की तरफ चला गया है। ये नेहरूवियन मॉडल और मनमोहन सिंह मॉडल के बीच का जो रास्ता था वो रास्ता नहीं है। ये रास्ता जो है अमेरिकन रास्ता अपना लिया है, जिसमें कुछ ही कंपनियां सरवाइव करेंगी, बाकी को जो है पेंशन आदि कल्याण योजनाओं के नाम पर, जैसे 5 किलो राशन का कंसेप्ट बना दिया है कि सबको मुफ्त का राशन दे दो, सब लोग जो है मुफ्त का खाएं। तो जो अमेरिकन मॉडल है उस मॉडल को जो है कि आपका इलाज भी हम कर देंगे भैया, आपको खाना भी हम दे देंगे, लेकिन आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो न करिए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा है, उनकी पूंजी बढ़ती रहे जो है। वो लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये पीछे से चला आ रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने का प्रयास शुरू हुआ, गरीब लगातार बढ़ते रहे। अब डेटा आंकड़े में गरीबी दूर की जाती है, जबकि हकीकत ये है कि अभी भी चले जाइए तो 110 अरब लोग अगर दुनिया में भुखमरी में होंगे तो इंडेक्स देखिए, हंगर इंडेक्स हमारा ही गड़बड़ है, गरीबी मानव विकास सूचकांक हमारा गड़बड़ है। बिल्कुल, हम तो सब ये नहीं होता है। ये चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिनका आपने जिक्र किया भी, मानव सूचकांक से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो चीख करके कह रही हैं कि हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम ये भी गलत तो दिशा एक में नया जा रहे भ्रम हैं। है ना। नहीं, अगर डेटा मेरे पास, मैं जैसे सपोज सर, मैं उदाहरण कि मैं एक बढ़िया के कार से गया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है। कार 20 लाख की है लेकिन कार में पेट्रोल नहीं। अब ये जस्टिफाई कैसे होगा कि भाई 20 लाख की कार आपके पास है भी कि नहीं है? आप कह रहे हैं यार मैं कार से इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास पेट्रोल नहीं था। नहीं, कार इसलिए है आपके पास क्योंकि आपने कंपनियों का माल बिकाना है, चाहे उसके लिए आपको
करीब करीब जो है एक किस्त देने में या कुछ पैसा देने में कार दे दी जाएगी। उसके बाद जो है आपको सपना दिखा दिया गया, अब उस सपने की पूर्ति के लिए आप लड़ते रहिए, आप अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते रहिए। तो जो देश का पढ़ा लिखा तबका है जो स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी को बनाता, उसको जो है कल्पना के जाल लेकिन में मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डाल मेरा दिया छूट गया गया है। कि आपने जो आपका टाइम भी तो था, पांचवी नहीं, मैं पंचवर्षीय वही योजना आप ही का मैं टाइम था। वही कह रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना, आपने पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उठाओ की बात कही। उस समय गरीबी के खिलाफ जब आप एक जंग लड़ते हैं तो उसके खिलाफ आप एक कॉल देते हैं। वो कॉल थी इंदिरा गांधी की, और उसको फॉलो करते हुए उन्होंने कोई राजा रजवाड़ों की जमीनें जब्त करके देश की गरीबी थोड़ी दूर हो जानी थी, लेकिन उन्होंने बैंकों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा साधारण से साधारण आदमी भी बैंक के साथ जड़ सकता है, उसकी संपत्ति में कर सकता है। उन्होंने, क्योंकि उनको वही टाइम मिला, उन्होंने उसको सिंबलाइज किया। उन्होंने कृषि क्रांति की, वाइट वो आपके जो है ग्रीन रिवोल्यूशन लाई, जो है वाइट रिवोल्यूशन लाई, सारी चीजें लाई। तो उनसे उन्होंने जो है एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर हम चल रहे थे। और उस रास्ते को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हमने ये समझा नहीं, अब हम इस अपने घुटनों पर खड़े हो गए हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। अब हमारे सामने यह है कि हम कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में आए। हमने कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में आने के लिए कुछ मेजर्स उठाए, कुछ कदम उठाए। तो उनमें दोनों का समन्वय था उनकी पॉलिसी में। उनकी इकोनॉमिक्स जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स थी, और आप आज उदारीकरण की आज बात की कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स विशुद्ध रूप से जो है इकोनॉमिक्स है, विशुद्ध रूप से जो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स है। ये ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स है। और अब आप मुझसे बेहतर समझते हैं एक स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स का और एक ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक्स का क्या अंतर हो सकता है। सर ऐसा है, एक स्टैटिस्टिकल अवेयरनेस एक मैकेनिज्म। सारी सरकारें होर्डिंग पे अपने विकास दिखाती हैं, जबकि ज़मीन पे वो बात रहती नहीं है। जो होर्डिंग पे है वो स्टैटिस्टिकल है, जो ज़मीन पे होना चाहिए वो मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म है नहीं, विकास तो हम कागज़ में दिखा ही सकते हैं। और ये ब्लेम गेम जो सर पूरी सरकारों पे कहीं मतलब देखी जा नहीं, सकती है। ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में 24 करोड़ लोग फैक्चुअली गरीबी की रेखा से बाहर है। आज व्यक्ति फैक्चुअली नहीं आया है। आज जो है 85 करोड़ लोगों को आप 5 किलो मुफ्त राशन दे करके कह रहे हैं कि हम इनको पोषकता की सीमा में ले आए, इनको गरीबी की रेखा से बाहर ले आए। जब 85% आबादी को आप एडमिट कर रहे हैं कि हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो फिर गरीबी की रेखा से बाहर कहाँ है। अब इसमें मैं थोड़ा लाइन और एक क्वेश्चन ले लेता इसलिए हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में जो है आपको आप अर्न करें उसके लिए रास्ता निकाला गया है। आज हाँ, अब मनरेगा वगैरह सब एग्जाम्पल हैं उसके। नहीं, मनरेगा ही एक एग्जाम्पल नहीं मतलब है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मनरेगा से 2005 में लेकर हम के और देखेंगे, 9 में देखेंगे, 10 में ये देखेंगे। जो डिजिटाइजेशन जिसका ये कह बाद रहे में हैं फूड और सिक्योरिटी दूसरे का कह भी, रहे हैं हाँ। फूड, ये सारी चीजें उन्हें फिर अब फूड सिक्योरिटी में 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, इसको मुफ्त भी कर सकती थी वो सरकार, लेकिन मुफ्त इसलिए नहीं किया गया कि वर्क के साथ उसको जोड़ा गया। कहा कि इसको बेसिक इनपुट दो आदमी को, ताकि उसके पेट में कुछ अनाज रहे और वो काम करके कुछ खाए। उसके लिए मनरेगा जैसी स्कीम स्टार्ट की गई। तो देर ये आज इन चीज़ों का अभाव है आपके पास। आज मनरेगा सिकुड़ रहा है, खत्म हो रहा है मनरेगा जो है। आज जो आम आदमी के हाथ को काम दे सकने वाली चीजें थी वो सिकुड़ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे मैं कभी डिबेट में बोलता हूँ ऐसा, कि हमारे देश का विकास उल्टा हो गया। हम सीधा विकास मानते हैं, पहले खेत, फिर युवा, और फिर उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान शायद इसीलिए आई थी कि पहले देश के 36 करोड़ में जो 85% लोग गांव में रहते हैं उनको मजबूत करो, खेतों को
नालियों से जोड़ो, कुछ उनको पैदावार बढ़ाओ, पहाड़ दो, बाजार दो। उत्तराखंड में भी पलायन नहीं रुकने का, हालांकि मैं इसको संक्षिप्त में ही चाहूँगा कि हम लोग बात करें। मूल कारण आपको नहीं लगता कि उत्पाद है, बाजार नहीं है? यस, यू आर ब्रेव, 100% है। इसीलिए तो मैंने ये कहा ना कि ये उत्पाद है, लेकिन इसको बाजार से लिंक नहीं किया गया। अच्छा, आपको मैं एक आश्चर्यजनक, आपने अपने कमेंट में कहा कि खेत का रकबा घट रहा है उत्तराखंड के अंदर, खेत का रकबा घट रहा है। जंगल हो रहे हैं उस जगह। 2016 में मडुआ बुआई का रकबा बढ़ा, इसलिए बढ़ा कि हरीश रावत ने केवल खपत ही नहीं बढ़ाई, इंदिरा कैंटीन आदि आदि के जरिए मडुआ, झुंगरा, मोटे अनाजों की, इन सब चीज़ों की जो है मैंने खपत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि मैंने जो है मडुआ उत्पादक को बोनस भी दिया, दुग्ध उत्पादक को बोनस दिया, वृक्ष लगाने वाले को बोनस दिया, पानी संचय करने वाले के लिए बोनस की स्कीमें रखवाई। मैंने कहा उसको जो है इस लायक बनाओ कि उसका उत्पाद मार्केट में टिक सके। मैंने दूर दूर मैंने सक्षम मंडियों के साथ दूर दूर छोटी छोटी उप मंडियों की श्रृंखला प्रारंभ की। 4 में खोल गया, बाकी खोलने तक मेरी सरकार चली गई। तो मैंने कहा नहीं, बड़ी सक्षम मंडी कमजोर मंडी को सब्सटेंशिएट करेगी और कमजोर मंडी जो है गरीब गांव के साथ जुड़ेगी। मैंने मेरे गांव मेरी सड़क योजना इसलिए प्रारंभ की ताकि गांव का उत्पादन सड़क में, मेरा गांव मेरा धन भी था आपका शायद। हाँ, मेरा गांव मेरा धन भी था, मेरी धन। और मेरा गांव मेरा तीर्थ क्या और हाँ, मेरा गांव सब मेरा मेरा गांव मेरा तीर्थ भी योजना हमने प्रारंभ की। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ भी प्रारंभ की। मैंने बुजुर्ग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए गाड़ियों में फ्री किया, आज भी चल रहा है। बच्ची हैं योजनाएं, योजनाएं बच्ची हैं? नहीं, इनमें से कुछ बची हैं, कुछ मर गई, मार दी। जैसे मेरे गांव मेरी सड़क योजना को नए नाम के साथ जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना के साथ लाया गया है। चलिए, अच्छा, मैं कह रहा हूँ नाम कुछ भी करो लेकिन काम करो। आपने एक एसोचैम के साथ एक मीटिंग किया था जी, याद है, 2016 में? जी जी, और उसमें मैं भी था। जी जी। मैंने मैंने एक सवाल किया था आपसे जी, और वो सवाल ये था कि हमारे यहाँ 2 वाइबल जो रिवाइवल सेक्टर हैं, वो एक कुछ वाइबल हैं, कुछ रिवाइवल। जैसे इंडस्ट्री थी, पता नहीं अभी वाइबल है रिवाइवल है कहना बड़ा मुश्किल है, कि रिवाइव कर रहे हैं कि अभी लाए ही नहीं ठीक से। क्या क्या? एक हमने हेल्थ पे बोला था, एक हमने एजुकेशन पे बोला था कि हेल्थ एजुकेशन एक ऐसे सेक्टर हैं जहां खपत सबके पास है बट रिटर्न नहीं है उसमें। जैसे हॉस्पिटल में इलाज में इतना पैसा नहीं मिलता, 20 रुपये की पर्ची से इलाज हो जाता है। फिर एजुकेशन में इतनी फीस नहीं है कि उनसे पढ़ाने वाले से इतना फीस लिया जाए। तो इसको हमने कहा था कि सर्विस सेक्टर में 2 उप सेक्टर बनाइए, हेल्थ और एजुकेशन को, और ये उत्तराखंड की जान है और इससे पलायन पे फर्क पड़ सकता है पॉजिटिव। बिल्कुल पड़ सकता है, निश्चित तौर पर पड़ सकता है। हेल्थ सेक्टर में हमने तो आपने बात कही, हमने एक तो अवेलेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो, नर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, हमारे जो ये सेकेंडरी सर्विसेज मेडिकल की हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, उसके लिए हमने कॉलेजेस को, आप अंदाज लगाइए इस राज्य के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 में से 5 जो है मैंने 3 साल के अंदर स्वीकृत किए, बल्कि 6ठा मैंने कोटद्वार में भी स्वीकृत किया और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में उसके लिए बना करके रख करके गया, जो इन्होंने फिर बाद में आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और आज पिथौरागढ़ जैसे दूर दराज के एरिया के अंदर भी मेडिकल कॉलेज, 8 हमने जो है नर्सिंग कॉलेजेस खोले और दूसरे भी कॉलेजेस खोले। हमने कहा अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे तो हमको डॉक्टर्स की संख्या मिल जाएगी, बेसिक डॉक्टर्स की। दूसरा हमने कहा उसका तो अभाव चल रहा है अभी। नहीं, आज क्या है, स्पेशलिटी वाले जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स के लिए हमेशा एक चुनौती रहेगी कि वो ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करेंगे जहां बहुत सारे केसेज आते हैं, नहीं तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा।
तो हमने उसको उसका सब शॉर्टकट निकाला, हमने सर्जिकल कैंप्स बनाए। हम हेलीकॉप्टर से लेकर के जाते थे, डेट फिक्स करते थे, फला पीएससी के अंदर है। हमने मोबाइल वैन्स बनाई जिनमें हमने डेटें फिक्स की कि अमुक अमुक डेट में अमुक अमुक पीएससी में अमुक अमुक सीएससी में जो है ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाएंगे दूर दराज के एरियाज़ को, वो कनेक्ट किया। और उसके बाद भी हमने कहा यदि नहीं रह जाता है तो हमने हेली सर्विसेज स्टार्ट की। अब ये लगाई मैंने स्टेट प्लेन को जो है, स्टेट प्लेन को हेली उसके लिए, क्योंकि हमको मिल नहीं पा रही थी उस समय तक हेली कोई मेडिकल वो जो है, हमने स्टेट प्लेन उसके लिए दिया, वो जाता था और वो उनको लेकर के वहाँ से आता था। और इसी के लिए मैंने इंटीग्रेटेड एयर सर्विस उत्तराखंड में प्रारंभ की, जिसके लिए जिंदल्स को कॉन्टैक्ट दे दिया था, जिसको मेरे जाने के बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये उनका डिसीजन हो सकता है, मैं उसमें सब में नहीं जा रहा हूँ। तो मेडिकल में हमने बहुत सारे इनोवेशन स्टार्ट किए। अब एक लाइन और बल्कि एक इनोवेशन और भी किया हमने, जो डेंटल ओवर वाले थे उनको बेचारों को नाम नहीं मिल पा रहा था, मैंने उनको एलोपैथी की ट्रेनिंग दे करके मैंने उन डॉक्टर्स को नियुक्त करने का काम किया वहाँ हमने जो है। लेकिन एक हकीकत ये है कि उत्तराखंड में थोड़े एजुकेशन में भी, एजुकेशन मेडिकल कॉलेजेस एजुकेशन में आते हैं, अखबारों में तो मैं संक्षेप में बता दूं आपको। एजुकेशन में हमने बहुत सारे राजीव अभिनव स्कूल, राजीव नवोदय स्कूल और उसके बाद मॉडल स्कूल, जिनको आज अटल मॉडल स्कूल कहा जा रहा है, ये हमने स्टार्ट किए। और मुझे इस बात की खुशी है कि केवल मेरा ही कार्यकाल ऐसा था जिस कार्यकाल के अंदर हर प्राइमरी, हर हाई स्कूल, हर इंटर कॉलेज, हर डिग्री कॉलेज के अंदर, जिस समय मैं मुख्यमंत्री पद से हटा, मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं कि सब जगह शिक्षक थे, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या कोई किसी रूप में हो, हर जगह शिक्षक थे। अब एक लाइन और जब शिक्षक ही नहीं है और प्रधानाचार्य के आज सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं, मेरे समय में प्रधानाचार्य का कोई पद रिक्त पड़ा हुआ नहीं था। यू कैन चेक द फैक्ट्स। अब हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप, आज तो रिक्त हैं बहुत प्रधानाचार्य। 1385 स्कूल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और ये भर्ती 2 साल से अटकी हुई है। मैं ये कह रहा था, अब भर्ती पे आ गया तो एक लास्ट हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये सामने हमारे बहुत सारे युवा बैठे हैं जी, जो तैयारी करते हैं PCSIS की। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस आप 2014 में आए और चले गए आप 17 में। आपके टाइम में 2 बार वैकेंसी आई थी PCS की, हमने भरी 14 में और 16 में भी। केवल हमारा ही कार्यकाल ऐसा है जिसमें इतने शॉर्ट पीरियड में 2 बार भर्तियां हुई तब तक। हाँ। अभी ये मेरा ही कार्यकाल था, ये जो आज बहुत चर्चित आपका जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, जिस पर बहुत आरोप लग रहे हैं, ये मॉडल भी मैं ही खड़ा करके गया। और लेकिन वर्तमान में अभी पिछले 2 साल से देखा जाए, 2.5 साल से, 3 साल से भी देख लेते हैं, तो ये थोड़ा कैलेंडर रेगुलेट हुआ है PCS में। आपको क्या लगता है कि जब रिटायर्ड हर साल होते हैं तो आदमी नहीं चाहिए? 4 साल वैकेंसी आती थी। आज हमने विकेंद्रीकरण के नाम पर जब हमने तहसीलें खोली, आज 3 तहसीलों में एक SDM है, 3 4 तहसीलों में एक SDM। आप ये लगाइए कि हालत ये है कि गैरसैंण, जिसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जा रहा है, वहाँ 2 साल से SDM नहीं था और वहाँ के चेयरमैन ने जब निर्णय लिया कि मैं तब कुर्सी पर बैठूंगा जब यहाँ SDM नियुक्त कर दिया जाएगा, मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसको कह रहे हैं उसमें SDM नहीं। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन करंटली थोड़ा सा मैं डेटा आपको दूं कि थोड़ा सा बेहतरी है। 21 में भर्ती आई, 24 की भी अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, 25 का मेंस होना है, 26 का कैलेंडर आया है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़, हालांकि मैं आपको 14-16 में आपने भी वैकेंसी 3 साल में 2 बार दिया तो आप उसमें लिस्टेड हो जाते हैं, लेकिन कई लोग तो 4 साल सत्ता चलाए, एक भी वैकेंसी नहीं दी है। क्या करूं? तो उनको ये क्या समझने की जरूरत नहीं है कि ये युवा कहाँ जाएंगे? कम से कम कुछ तो रोजी रोजगार आनी चाहिए। वो सबसे कंफर्टेबल है, वो धाकड़ है और मैं खाली भाकड़ बना फिर रहा हूं। तो ये तो जाता है रे। तो आप तो विपक्ष के इतने पार्टी के नेता हैं उत्तराखंड के, आपको बोलना चाहिए उसमें। पेड़ बोया बबूल का
तो हम कहाँ से नहीं तो आप पूछा कभी आपने कि भाई भाज- क्या कर रहे हो यार, तो भाज- वैकेंसी नहीं देते भाजपा भैया? का सरकारी नौकरियों में विश्वास है ही नहीं। आप सेंट्रल उसमें नहीं देख रहे हैं आप। मैं जहां भाजपा की ही बात नहीं जहां कर रहा हूँ, आर्मी, बाकियों की भी कर रहा अरे हूँ। जहां आर्मी जैसी जगहों में महाराज 2 लाख वैकेंसीज हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज में 1.5 लाख वैकेंसीज हों, रेलवे जैसे क्रिटिकल सेक्टर में 1.25 लाख वैकेंसीज हों, तो आप देख लीजिए ना किस मॉडल पे जा रहे हैं। ये तो अग्निवीर मॉडल है, ये सब, ये गवर्नमेंट तो अग्निवीर मॉडल है। आप इनसे, ये तो धामी जी तब भी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि बेचारा पहाड़ी आदमी है तो थोड़ा दबाव में आ जा रहा है, कुछ नौकरियों की बात कर रहा है। नहीं तो ये तो दिल्ली से लेकर के यहाँ तो नौकरियां सूख गई, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट में डाल दिया। आप एक समय आएगा, आपके जो ये अग्निवीर निकल रहे हैं ये सब अडानी वीर अडमानी वीर होंगे। हम जो है दुनिया के अंदर जो है, जो ये झगड़े कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनमें जो है अपने सैनिक भेजेंगे किराए पे देने वाले जो जिस तरीके से और देशों में मर्सिनरीज कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो सैनिक जा रहे हैं। ये तो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं, इसको सिंह साहब जरा सा गंभीरता से समझिए। आप प्रोडक्शन हाउस हैं जहाँ से भविष्य निकल रहा है, तो आप लोगों को गंभीरता से विचार करना है। 4-5 हम फटाफट एक सवाल हाँ, लेते हैं, जी। एक लाइन का जवाब चाहिए। वर्तमान उत्तराखंड को आप बेहतर, कम बेहतर कहाँ खड़ा करते हैं? अब भी संभावनाएं बची हुई है, मैं इससे अलग कहूँगा। जल जंगल जमीन, जवानी, यहाँ पहाड़ का और पानी, आपको क्या लगता है कि इसका इस्तेमाल सही हुआ है या अभी होना बाकी बिल्कुल है? नहीं हो रहा, होना बाकी है। इसके लिए अगर इसके बिना कोई नियति नहीं है, मैं समन्वय करना पड़ेगा। आप सियासत में उतने ही अभी भी चलायमान हैं, उतने ही ज़्यादा तीव्रता से मीडिया में, मैदान में, सुर्खियों में रहते हैं, आपकी अगली कोई महत्वाकांक्षा पार्टी में मुख्यमंत्री हो मुझे या हम भी मुख्यमंत्री हो? मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि एक बार मेरे जीवन काल में कांग्रेस सत्ता में आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के, ऐसे नेता के तौर पर मरना नहीं चाहता कि जिसके बाद लोग कहें कि आज जहाँ गया वहाँ कांग्रेस सूख गई। नारायण दत्त जी के लिए आज भी यही कहा जाता है। मैं नहीं चाहता कि मुझको उस श्रेणी में लोग कर कहें तो हरीश रावत के बाद तो कांग्रेस आई नहीं कर। आपको ये महसूस होता है कि उत्तराखंड की जनता भले ही चुनाव में साथ न देती हो, लेकिन पसंद आपको करती है? हमारे लोग डिसाइसिव नहीं है, और दिल में एक भावना होती है, उसको मूर्त रूप देने में यदि कहीं रास्ते में कन्फ्यूसिया आ जाए, कान पे कुछ फुसकी मार दे, तो उसकी बात में आ जाते। अब अंदाज लगाइए, मेरी 59 साल की राजनीति में एक व्यक्ति जो है खाली हमारा एक स्टिंग करके जो है कुछ एक काल्पनिक कोई व्यक्ति मेरे पास लाल किला बेचने आ रहा है और मैं कह रहा हूँ तू खरीद ले इसको, मेरे नाम पर कर देना, जब कर देगा तो उसको मैं जो है ब्याज सहित रुपया वापस कर दूंगा। तो एक काल्पनिक आ रहा है, काल्पनिक तौर पर मैं कह दे रहा हूँ, उस पर सारा उत्तराखंड में लोगों ने कह दिया हरीश राव तो भ्रष्टाचारी है। इसलिए कन्फ्यूशिया कोई आ जाए तो हमारे लोग उसमें बहक जाते हैं, ये अभी अपने हितों का निर्धारण नहीं कर पाए। अब आपको ऐसा लगता है कि बाहर की लड़ाई के बजाय कांग्रेस अपने ही अंदर लड़ी हुई है? ये तो सभी राजनीतिक दलों की विडंबना है। नहीं, कांग्रेस में ज्यादा है। नहीं, हम जरा सा डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी लड़ाई ज्यादा दिखाई देती है और दूसरों की पार्टी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी होल्डर पार्टी हो, आरएसएस के फ्रेंचाइजी होल्डर है। नहीं तो आप एक बात लगाइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री केवल अपनी गवर्नमेंट का विस्तार इसलिए नहीं कर पा रहा है, मतलब दिव्यांग गवर्नमेंट है, आधी गवर्नमेंट है उत्तराखंड के अंदर, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि झगड़ा है। आप क्या चाहते हैं कि जब आप सियासत के, जाहिर है आपने भी अभी बता ही दिया, कि लोग आपको किस रूप में याद करें? एक स्ट्रगलर के रूप में, एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में, जिसने कठिनाइयों के साथ समर्पण नहीं किया।
मैं आप चाहता हूँ देश उसको के पहाड़ के एक ऐसे गंगलोड़ के रूप में याद करें लोग, जो लुढ़कते लुढ़कते जो है घिस करके अस्तित्व तो जिसका खो जाए भले ही, लेकिन जो है वो उसने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। आज के इस पॉडकास्ट में मुझे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहना और इसके साथ बिना उत्तराखंड का खाड़ी का नेता और भारत की राजनीति में एक पुरोधा के तौर पर कहे बिना बात अधूरी रहती है। जिसका सियासत 5-6 दशक का हो, उसका अनुभव सैकड़ों वर्ष की तल्लीनता से युक्त हो सकता है, क्योंकि सियासत सिर्फ अपने लेवल पे नहीं बल्कि कई लेवल के साथ गुजरती है। एक साल का अनुभवी व्यक्ति अगर 30 साल के अनुभवी व्यक्ति से मिले तो अपना अनुभव 31 वर्ष का भी कर सकता है। आज के पॉडकास्ट में हमने कोशिश किया उत्तराखंड के उन मानकों पर कुछ बातचीत किया जाए जो आमतौर पर सियासी गलियारों में और गवर्नेंस की पगडंडियों पर यात्रा तो करते हैं, लेकिन उसका सटीकपन कयासों में होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बुला करके ही बात कर लेते हैं। हालांकि उत्तराखंड के साथ साथ हमने देश की राजनीति और शासन सत्ता और वहाँ से निकल रहे गूंज पर भी चर्चा की, और इस चर्चा का एक समावेशी ढांचा यही है कि हरीश रावत जी अपनी गलतियों को बड़ी तीव्रता से स्वीकार करते हैं और एक स्ट्रगलर के तौर पर लोग उन्हें समझें इसकी इच्छा रखते हैं, और उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस की सरकार आए ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं। यह उनका सब जीवन में जो दिया है उसी का प्रतिफल की एक चाह है, और ये किसी भी व्यक्ति पर कोई लांछन, कोई क्वेश्चन इसको लेके नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा और इच्छा में ही रोजाना सफ़र करता है। तो आज के इस पॉडकास्ट को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली बार किसी और मेहमान से भेंट करेंगे। और सर, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत और बहुत मैं भी बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाए।